नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। हैदराबाद में जन सेवा संघ एक आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ, जिसका मूल मकसद प्रवासी कामगारों की मदद करना, साथ ही स्थानीय लोगों को भी अपने आप से जोड़ना। और बता दें कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए लोगों में एक सामाजिक सहयोग की भावना विकसित करने में कहीं न कहीं जनसेवा संघ सफल रहा है। साथ ही रोजी रोजगार में मदद करने के साथ ही सरकार और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर साफ सफाई और बहुत सारे ऐसे कामों को जनसेवा संघ ने अंजाम दिया, जिसकी चर्चा होती है। हमारे साथ जनसेवा संघ के अध्यक्ष एल.एन. चौधरी साहब साथ में हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत चौधरी साहब आपका। सर, जनसेवा संघ की शुरुआत कब हुई और किस मकसद के साथ इसे शुरू किया गया? नमस्कार जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शुभ अवसर प्रदान किया मेरे लिए, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनसेवा संघ की शुरुआत 2007 में हुई जी। और इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हमारे जनसेवा संघ के अभी जो प्रेरणा स्रोत महोदय हैं जी, श्री विनय कुमार सिंह IPS, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में जनसेवा संघ का गठन भी हुआ था और आज चल भी रहा है। बिल्कुल। एक बार हमारे बिहार के 2-3 आदमी उनसे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इस काम के लिए आए हैं, आप बिहार से आए हैं, बिहार के बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं, आप कितने लोग को जानते हैं? तो नहीं, खास तो नहीं जानते हैं, 2-4-10 लोगों को जानते हैं। तो बोले कि 10 लोगों को 20 लोगों को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हजारों संख्या में लोग हैं, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है। बहुत से दूसरे देश से भी आए हैं, हिंदी प्रवासी भी हैं, जिनका कि किसी दूसरे से परिचय नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो एक दूसरे को मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। तो क्यों नहीं आप लोग एक ऐसा संस्था बनाते हैं जिसमें कि सब लोगों को एकत्रित किया जाए और अपने कल्चर को, लोगों की मतलब जो एक सामाजिक सहायता होता है वो दिया जा सके, नज़दीकी लोगों को, लोकल लोगों को भी आपस में मिला के भाईचारा क्रिएट किया जा सके। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया और वो 2-4 लोग बाहर आए, बाहर आ करके फिर मिले, हमसे भी मिले, बात हुई। उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, तो सबको दिमाग में आया कि नहीं भाई एक ऐसा संस्था का गठन करना चाहिए जिसमें कि सभी लोगों को लेकर के चला जाए। 7 आदमी एक साथ हुए और हम लोग 2007 में जाकर के जनसेवा संघ का रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब लोगों से कांटेक्ट करना लगा, सब लोग बड़ी इसके लिए सपोर्ट किए कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस समय हम लोग बिहार, यूपी, राजस्थान, MP, झारखंड, जितने भी लोग हिंदी भाषी थे सबसे कांटेक्ट किए। और उसी के साथ साथ कि लोगों को एक जगह करने के लिए एक भरत शर्मा भोजपुरी गायक थे जी, तो उनको हम लोग इनवाइट किए और सब जगह प्रचार किए कि भाई भोजपुरी गायक बुलाया जा रहा है, सब लोग आपस में जुटिए। उसमें हमारे प्रेरणा स्रोत महोदय भी आए। वहाँ पे हम लोग ने इस बात को सब लोगों को सामने किए। इसके बाद हमारे साथ में मेंबर बनना शुरू हो गए और ये हुआ कि जो आदमी किसी को जानता नहीं था, तो अब ऐसा हो गया कि हैदराबाद के किसी कोने में भी जाइए तो 2-4 आदमी जान पहचान के मिल जाते थे। तो बड़ी सब कोई को खुशी हुई। तो अब इसके लिए हुआ, अब इसमें जब चलने लगा तो ऐसा होता था कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आता था। तो अब प्रॉब्लम आता था तो लोग जो हमारी कमेटी बन गई थी, जैसे प्रेसिडेंट बन गए, सेक्रेटरी बन गए और एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए, फिर और उसके लिए जोनल प्रेसिडेंट बना दिए, एरिया प्रेसिडेंट बना दिए। तब ये होता था कि जिस एरिया से कुछ खबर आए तो उस एरिया के प्रेसिडेंट को खबर मिलता था, वो अपने से सॉल्व करना होता तो सॉल्व करता, तो नहीं तो सेंट्रल कमेटी में आता था और फिर यहाँ से अकॉर्डिंग टू केस हो करके उसको डील किया जाता था। जैसे कि एक बार शमशाबाद में एक फैक्ट्री में किसी 4-5 वर्कर थे, उसमें से एक आदमी का देहांत हो गया। अब वो कंपनी ने झूठा उस पर इल्ज़ाम लगा के कि ये तो नहा रहा था कहीं जा कर के, कि क्या किया और इसको अपना या मिर्गी आती थी, वो मर गया, हम क्या कर सकते हैं। और पुलिस थाना में जा कर के झूठा रिपोर्ट लिखा के वो केस रफा दफा कर दिया। उसमें से एक वर्कर ने कांटेक्ट किया कि सर हम लोग के साथ ऐसा ऐसा होता है।
शमशाद पुलिस स्टेशन में हम लोग गए, पहले जाके उनसे मिले तो बोले नहीं नहीं सर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में गए कि जब आदमी नौकरी करता है तो उसका तो कुछ रिकॉर्ड होगा, उसका तो कुछ इंश्योरेंस होगा। बिल्कुल, भले वो कॉन्ट्रेक्चुअल है फिर भी कुछ भी होगा, रजिस्टर में उसका नाम दर्ज जरूर होगा। अच्छा, आप उसी फैक्ट्री में काम कराते हैं, उसी फैक्ट्री में रहता है, तो एक तरह से ये क्राइम हुआ। तो आप किया तो सही बता करके इसका जो भी इंश्योरेंस होना चाहिए, जो भी इसका सपोर्ट होना चाहिए कीजिए, और नहीं तो पुलिस में तो केस करके अगर पुलिस लिखेगी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुलिस भी बीच में आई, बोली नहीं तुम्हारी गलती है, लेकिन हम लोग को भी बोला कि आप लोग मान लीजिए आखिर केस बढ़ाने से कुछ करने से इसका क्या ये मिलेगा, तो जो कंपनसेशन होना चाहिए हम लोग मिल करके उसको 2.5 लाख या 3 लाख रुपया उसके फैमिली को दिलाए और उसके बॉडी को यहाँ से गाड़ी करके कंपनी ने बिहार भेजा और उसका संस्कार हुआ। तो इस तरह से बहुत काम होता है। बिल्कुल, जैसा चौधरी साहब बता रहे थे कि जो प्रवासी हैं, जो मजदूर के तौर पर यहाँ काम करने आते हैं, उनकी तादाद काफ़ी बड़ी संख्या में है, लाखों में है, और कई बार इंडस्ट्री के लोग उनसे गलत तरीके से समय अवधि से ज़्यादा काम करवाते हैं। कई बार इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की दशा में उनको अंग भंग या किसी तरह की परेशानी होती है तो वो लाभ नहीं मिल पाता है, और ऐसे में जनसेवा संघ की तरफ से काफ़ी कुछ प्रयास हुए हैं और कई सारे, एक केस का जैसा कि एल एन चौधरी साहब ने उदाहरण दिया, इस तरह के और भी काफ़ी केसेस हैं। जी बताइए सर, क्या उसमें और? तो और बहुत अच्छा, अब सब लोगों को एक साथ रखना है, एक साथ चलना है। अब हम लोग महसूस किए, पहले क्या होता है हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है, तरह किसको बुलाए, 4 आदमी को खोजने में बहुत मुश्किल होती थी। अब ऐसा हो गया कि अब किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग जान पहचान हो। घटना बता रहे हैं, कुछ साल की पहले जी 11 मजदूर एक फैक्ट्री में काम करते थे। बिल्कुल, वो चर्चित भी रहा है और वो आग लग गई। विजय जी विश्वास नहीं करेंगे कि 11 मजदूर मरने के बावजूद भी वो सेटल्ड हो जाने का था। जनसेवा संघ ने उसमें गया, हमारे प्रणव स्रोत महोदय गए, वहाँ पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के साथ साथ सरकार के लोग आए, सरकार ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया और फर्स्ट अनाउंस किया कि हम इसको इतना मुआवजा देंगे। फिर बिहार गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि हम लोग इसको इतना मुआवजा देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने उसका पूरा मैनेज करके बाई प्लेन यहाँ से उनके बॉडी को बिहार भेजवाया, उनके घर भेजवाया और उसका पूरा दाह संस्कार कराया गया। तो इस तरह का जनसेवा संघ काम करता है। साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम, तो कभी जैसे आपके बहुत बड़े गायक हैं मनोज तिवारी, उनको भी बुला के प्रोग्राम कराया गया। हजारों लोगों को भीड़ होती है। एक बार हम लोग यहाँ के होम मिनिस्टर महबूब अली साहब को भी हम लोग चीफ गेस्ट इनवाइट किए थे, आए थे, बहुत खुश हुए। इतनी भीड़ देख करके मतलब गदगद हो गए कि अरे भाई यहाँ पे एक ऐसी भी संस्था है जो मजदूरों और लोगों को भी बुला करके ऐसे काम करता है। और उन्होंने उस मंच से भी हम लोग को अनाउंस किया था कि हम लोग एक डिमांड रखे थे कि सर हम जनसेवा संघ चलाते हैं, हम लोग का कोई ऑफिस नहीं है, एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए जिस पे हम लोग अपना ऑफिस बना करके, अब बाहर के जो मजदूर टाइप के लोग आते हैं जिनको कहीं भी रहने का जगह नहीं मिलता है, तो उनको हम लोग 2 दिन 4 दिन के लिए शेल्टर दे सकें। तो उन्होंने वहाँ से अनाउंस किया था कि नहीं हम पक्का आपको ज़मीन दिलवाएंगे। हम लोग लेटर भी लिखे थे, लेकिन अब कहाँ किस तरह गलती हुई कि क्या हुआ कि वो आज तक उसका निवारण नहीं हो सका। तो अभी भी हम लोग कोशिश में हैं। तो इस तरह का होता है। होली जब आता है तो होली मिलन करने के लिए हम लोग मैंने इस जोन में नहीं तो उस जोन में, उस जोन में नहीं उस जोन में करके कराते हैं। कभी कभी मेडिकल कैंप भी का भी अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, तो एक हम लोग कैंप बनाते हैं, उसमें आते हैं तो देखने से कम ऐसे लोगों की जो नहीं जाना चाहते हैं, उनकी कुछ बीमारियां हैं तो सामने आ जाती है, तो समय के पहले उनका इलाज हो जाता है। सर, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर के काफ़ी कुछ आयोजन होता है, उसमें जनसेवा संघ की भी बड़ी भागीदारी होती है। लोगों को, खासकर छठ व्रतियों को सुविधा मुहैया कराने को लेकर के इसके बीच में सरकार से और लोकल जो संस्थाएं हैं उससे समन्वय स्थापित करने में जनसेवा संघ के पदाधिकारी लगे रहते हैं और एक बड़ा योगदान होता है। उसको कैसे आप समझाएंगे आप लोगों को?
देखिए, छठ पूजा आजकल बहुत बड़ा एक पर्व हो गया है और देश ही नहीं विदेश में भी मनाया जाने लगा है। यहाँ पर आज 6-7 साल पहले कुछ लोग ये नेकलेस रोड जी में जा कर के छठ पूजा के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहे थे। पुलिस आई, उनको भगा दी कि नहीं तुम यहाँ पे गंदा करने आ रहे हो, तुम यहाँ पे गंदा करोगे, भीड़ होगे। वो वहाँ पे छठ पूजा नहीं करने दिया। फिर ये जन सेवा संघ के संज्ञान में आया तो जन सेवा संघ हम लोगों ने जाकर के म्यूनसिपल से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले और हम लोग ने एक लेटर दिया। तो उस साल हम लोग को परमिशन मिल गया कि आप अपना छठ पूजा यहाँ पर कीजिए और पुलिस सपोर्ट भी, सब सपोर्ट हम लोग को मिला। अब धीरे धीरे करते करते हम लोग 30 जगह पे, हैदराबाद में 30 जगह पे हम लोग को परमिशन मिलता है। और अभी तो ये हो गया सरकार के तरफ से ये है कि छठ पूजा के लिए जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग कीजिए। और पिछले साल जो चीफ सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार साहब और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब हमारे छठ पूजा के घाट पे भी आए थे, उन्होंने अर्घ भी दिया। डीजीपी आज हमारे अंजनी कुमार साहब है, ये भी आए थे। तो इन सब लोग को आने का मतलब ये यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा हुआ। आज सब जगह होता है, इसका मतलब कि हमको फुली सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। और जन सेवा संघ में सिर्फ हमारे खाली वर्कर ही नहीं है, हमारे प्रेरणा स्रोत महोदय तो आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर इससे जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से जब जरूरत पड़ता है तो हमको मदद करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बिहार से ही, बाहर के लोगों को भी, हमारे जन सेवा संघ में मेंबर तेलंगाना के लोग भी हैं। तो इस तरह से ये एक मेरा सवाल भी था कि जैसे मूल तौर पर और व्यापक तौर पर प्रवासियों के लिए जन सेवा संघ काम करती है, तो ये आपकी तरफ से एक स्पष्टीकरण हो जाए कि मेंबर कौन बन सकता है। क्या यहाँ जो लोकल के लोग हैं, जो तेलुगु बिरादरी के हैं, क्या वो जन सेवा संघ के मेंबर बन सकते हैं? देखिए, जन सेवा संघ का मेन उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों की सेवा करना जी, कानून के दायरे में। तो वो लोग कहीं के भी हो सकते हैं, वो चाहे बिहार के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे तेलंगाना के हों, चाहे आंध्रा के हों। आज हमारे इसमें तेलंगाना के मेंबर हैं जी। हम लोग ये इसका स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं कि ये मेंबर बन सकते। बिल्कुल, क्षेत्रवाद का कोई बंधन क्षेत्रवाद का बंधन नहीं है। बिल्कुल। बल्कि हम लोग कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे प्रेरणा स्रोत महोदय श्री बीके सिंह साहब, एक हम लोग सरकार को मैसेज भी दिए थे कि देखिए बहुत दलित बंधु स्कीम है, ये स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है। तो यहाँ पे प्रवासी जो वर्कर आते हैं उनका भी एक प्रवासी स्कीम भी कुछ दीजिए। बिल्कुल, उनका भी आर्थिक उन्नति में बड़ा योगदान होता है। आज अगर वो आते हैं काम करने के लिए, तो अगर जो भी डेवलपमेंट होता है उनका मेन हाथ है। तो वो भले टेम्पोररी हैं लेकिन उनको सरकार के तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं है। तो एक तरह से प्रवासी आयोग का आयोजन ये किया जाए। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक प्रवासी आयोग का गठन किया जाए, जिसमें कि हजारों हजार मजदूर यहाँ पे आकर के सिटी को बढ़ाने में और इसका डेवलपमेंट में जो योगदान दे रहे हैं उनको भी कुछ मदद मिल सके। जी सर, प्रवासी मजदूरों में बिहार से आने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी है और बड़ी तादाद में रहते हैं। हर तरीके का काम में वो लगे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हों या फिर इंडस्ट्री में हों, और ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, उनके घर परिवार का पता नहीं होता। वो आते हैं, काम करते हैं, पगार उठाते हैं और मन किया तो 6 महीने, साल भर, 2 साल रहे और फिर चले जाते हैं। कई बार ऐसे में अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उनका रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता। कभी जनसेवा संघ की तरफ से ये सोच पैदा हुई कि उनका एक रिकॉर्ड रखा जाए, जो हैदराबाद में बाहर से आते हैं काम करने के लिए? ऐसी पहल बिहार सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर भी हुई थी, उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा एक कठिन ये है कि सब लोगों को इकट्ठा करना। जन सेवा संघ एक संस्था है जिसमें कि बहुत से कुछ लोग जुटे हुए हैं और जो कि मतलब किसी को कुछ तकलीफ हो गया या सामाजिक ये हुआ उसमें मदद करता है। अब यहाँ पे हैदराबाद के सराउंडिंग में 10 लाख
बिल्कुल ये 10 लाख लोग यहाँ पे सबका एक तो 10 लाख एक संस्था को कोई कहीं से पैसा भी नहीं आता है, सरकार का सपोर्ट नहीं है। संस्था के हमारे जो मेंबर हैं वही इसको फीड करते हैं। 200 रुपया उनका हम लोग के यहाँ मेंबरशिप बनने का है, उस 200 रुपये से, और जो बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो कि मतलब सक्षम है, तो कोई 10,000 कोई 20,000 कोई देता है, तो हमारा ऑफिस स्टाफ का पेमेंट और ऑफिस किराया पेमेंट होता है। और इस हालत में इतने लोगों का एक जगह रिकॉर्ड रखना मतलब बिल्कुल कठिन है। और कठिन है। कभी आपने सरकार को सुझाव दिया हो, बिहार सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार या तेलंगाना सरकार को, इस तरह की रिकॉर्ड कीपिंग के लिए? हमारा जो ये प्रवासी आयोग की जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मेन मकसद यही है कि प्रवासी आयोग जब बनेगा तो बाहर से कितने लोग आए, कौन कहाँ गए, क्या काम करें, इनका सारा रिकॉर्ड रहेगा। उसमें किसी तरह की किसी को परेशानी आएगी तो उनको आयोग से सहायता भी मिल सकता है। तो इस तरह से जो काम करने वाले आते हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित समझेंगे और मन लगा के काम भी करेंगे। सर, छठ को लेकर के बात रह गई थी, एक छोटी सी बात उसमें अधूरी थी कि कई बार जो परिवार नया नया हैदराबाद में आता है तो उनको लगता है छठ व्रतियों को कि छठ से जुड़ा जो सामान प्रसाद का है या घाट, उसको लेकर के कहीं यहाँ दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। आप लंबे समय से यहाँ प्रवास कर रहे हैं, अपने जनसेवा संघ के जरिए छठ व्रतियों को काफ़ी सहूलियतें मुहैया कराई हैं। उनको क्या कहेंगे अगर कोई नए लोग, नया परिवार हैदराबाद आ रहा है तो छठ व्रत में उनको कोई परेशानी हो सकती है या किस तरह की सुविधाएं मुहैया हैं? आज तो हैदराबाद में जब छठ पर्व आता है तो हैदराबाद के हर कोने में छठ का फल से लेकर के जो भी प्रसाद के लिए होता है हर जगह अवेलेबल होता है। इसके बावजूद जो हम लोग जहाँ जहाँ अरेंजमेंट करते हैं तो मेन चीज़ होता है गन्ना और फ्रूट्स। तो हम लोग भी जो जनसेवा संघ के तरफ से हर घाट पे कुछ अरेंज करके रखा रहता है कि कोई ऐसे भी उसमें पूजा करने वाले आ रहे हैं जिनको टाइम नहीं मिला, कहीं से ले नहीं सके, तो उनके लिए यहाँ पे सुविधा दी जाती है कि इसमें से आप ले करके आप पूजा कर सकते हैं। जी सर, वीके सिंह साहब जाहिर तौर पर बहुत संरक्षक के तौर पर संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और कई और भी प्रभावशाली लोग जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद जब भी अगर आप काम करते हैं प्रवासियों के लिए या फिर जनहित में, तो कई बार एक गतिरोध की संभावना बनी रहती है। लोकल बॉडीज़, उसमें पुलिस हो, म्यूनिसिपैलिटी के लोग हों, तो कैसा अनुभव है तेलंगाना में जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर आप जाते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है? देखिए, प्रॉब्लम तो कहीं कहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पे तेलंगाना में जो देखा, मैं बिहार में एक देखा हूँ अतिथि सत्कार। आप गांव में चले जाइए तो किसी भी आदमी के दरवाजे पे जाइए तो बिना पानी पिए हुए या बिना मीठा खिलाए हुए आपको बाहर नहीं जाने देगा। उससे मिलता जुलता मैं व्यवहार में तेलंगाना में देखा हूँ। यहाँ के लोगों में अब देखिए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी सिटी में चले जाइए, नॉर्थ छोड़ करके साउथ में कहीं भी चले जाइए, चाहे वेस्ट में, तो आपको ये लगेगा कि अरे वो बाहर से आया है, इधर से आया। तेलंगाना में आने के बाद आज तक हम लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि हम तेलंगाना के हैं कि बाहर के हैं। इस बात के लिए मैं यहाँ के लोगों को मतलब मैं शुक्रगुजार ही नहीं हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल, कहीं से भी कोई राजनीति से कोई नहीं यहाँ। कभी कभी देखिए, वो लोकल जो होता है वो दबंगई के ऊपर उनका क्या है अपना, लोकेलिटी के ऊपर नहीं होता है, पर्सनल टू पर्सनल डिपेंड करता है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक बात और बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना, वर्कर आते हैं, काम करने आते हैं। जैसे हमारे महबूद अली साहब चीफ गेस्ट बन के आए थे, तो उन्होंने स्टेज से डिक्लेयर किया था कि ये बिहार के यहाँ पे खाली वर्कर नहीं, बल्कि यहाँ पे आईएएस और आईपीएस और आईआरएस इतने भरे हुए हैं कि हमारे तेलंगाना के विकास में उनका मेन हाथ है। ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जो कि वहाँ के लोग नहीं हैं। तो ये नहीं है कि खाली वहाँ से वर्कर आते हैं, वहाँ से बहुत से लोग आते हैं जिनका कि बहुत ही बड़ा योगदान है तेलंगाना में। और हमारे वीके सिंह साहब एक ऐसा इंसान है, नेक दिल इंसान, एकदम टफ एंड टाइट इंसान, गलत कुछ नहीं, लेकिन सही काम के लिए किसी भी आदमी तक किसी हद तक जाके मदद करने के लिए भी तैयार रहने वाला है।
सर एक चीज़ और है कि अगर जैसा आप बता रहे थे कि जो लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हों, ज़ाहिर तौर पर वो थोड़े कम पढ़े लिखे रहेंगे और अपने काम धंधे में ही उनका ज़्यादातर समय व्यतीत होता है। अगर परेशानी में हो तो जन सेवा संघ, नाम तो उन्होंने सुना होगा, लेकिन संपर्क कहाँ करें, किससे मिलें, कौन सा फ़ोन नंबर, कोई पता, वो आप शेयर करना चाहें? हाँ, जैसे हम लोग जन सेवा संघ का हर जगह पंपलेट भी बांटते हैं, हमारा ऑफिस के सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। हर एरिया में जैसे हम लोग जन सेवा संघ को 8 जोन में बांट चुके हैं, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, वेस्ट जोन 1, वेस्ट जोन 2, मेडक, सेंट्रल जोन, तो इस तरह से 8 जगह माने। हर एक जोन में 10-12 एरिया है। हर पुलिस स्टेशन मेरा एरिया है, वहाँ मेरा प्रेसिडेंट है, वहाँ पे जो रहते हैं यहाँ के सारे लोग रहते हैं। तो हम लोग कभी पेपर में भी निकालते हैं तो नंबर डाले हैं, यहाँ तक भी हम लोग चारों तरफ बोलते हैं कि किसी भी आदमी को कभी भी ये महसूस हो कि हम समाज में रहते हैं, अच्छे लोग होते तो हमको कुछ सपोर्ट मिलता, तो आप जन सेवा संघ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर सही हैं, आपको किसी प्रकार की ज़रूरत है, तो जन सेवा संघ आपको कानून के दायरे में हद तक मदद करेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हम किसको कितना पैसा दे सकते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ ये है कि जो भी सामाजिक सेवा के बाद लोगों में एक इच्छा होती है कि कोई संस्था उनको एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर कुछ सीखने, कुछ नया जानने में मदद करे। जनसेवा संघ का कोई रोल होता है नए लोगों को इस तरह नया काम सिखाने में? नहीं, देखिए अभी हम लोग का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन हम लोग का ये है कि बाहर से कोई आया, अगर उसको कहीं सुविधा नहीं है तो हम लोग 2-4 दिन के लिए सेटल के अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस कराने के मामले में। हाँ, तो उस हालत में जैसे वो किस टाइप का आदमी है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज वाले भी जान पहचान के हैं, बहुत सारे ऑफिसर भी, तो वो किस लायक है तो हम लोग वो कांटेक्ट करके उनको बोलते हैं कि देखिए भाई यहाँ पे एक बच्चा है, इसका ये क्वालिफिकेशन, इस टाइप का काम कर सकता है, तो आपका इसके लिए कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो कहीं ना कहीं भेज के उनको एडजस्ट करा दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि अब कोई दूसरे प्रदेश से अपनी नई जगह कोई बच्चा आता है तो जाहिर तौर पर उसको अगर कुछ दिनों के लिए कुछ नौकरी मिल गई तो ये भी बड़ी राहत की बात होती है। और या फिर कई बार नए शहर में आने पर लोग उम्मीद करते हैं कि इलाके के बारे में जानकारी मिल जाए, घर किस इलाके में लेना सेफ होगा, इन चीज़ों को लेकर के भी जनसेवा संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो जोनल इंचार्ज है, जो उनके लोग हैं, वो मदद करते हैं प्रवासियों को। और इसमें जो स्थानीय लोग हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर इनमें सेवा भाव की मंशा काम करती है। सर चौधरी साहब, अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को अपनी संस्था की तरफ से? हम संस्था के तरफ से लोगों को संदेश देना चाहेंगे। अभी देखिए हम लोग अपने संस्था के तरफ से जन सेवा संघ बिहार यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमारे प्रेरणा स्रोत महोदय विनय कुमार सिंह IPS ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद से वो जनता की जो भलाई की बात हो, देशभक्ति जो भी हो, वो ले करके करते रह रहे हैं। उन्होंने इजिप्ट पुलिस से एक बुक निकाला जिसमें ये भी लिखे हैं कि अगर यहाँ पे भगवान, जो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि भगवान भी आए तो इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर के अब हम ये देखे हैं कि देखिए हमारे देश में, हमारे राज्य में, चाहे कहीं भी विकास की कमी नहीं है, लेकिन कमी क्या है, लोगों का जो थिंकिंग, लोगों का निगेटिव थिंकिंग जो हो गया है, आज सारे चीज पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग महापरिवर्तन आंदोलन करके हमारे प्रेरणा स्रोत महोदय आज बिहार के हर कोने में जा रहे हैं, आज चालू किए हुए हैं। और उनका मेन कहना यही है कि आप खाली दूसरे को दोष देना मत करो कि ये नेता चोर है, वो इंजीनियर चोर है, वो IAS चोर है, वो ऑफिसर चोर है। आप अपने गिरबान में भी झांक को देखो कि आप क्या करते हो। हमारे यहाँ संविधान है, सिस्टम बना हुआ है, हर जगह कोई भी काम करने के लिए सिस्टम होता है। आज सिस्टम खराब हो गया है, सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हम लोग एक MLA सिस्टम और MP सिस्टम बनाया हुआ है कि उस पर करें। आज हम लोग किसी पॉलिटिशियन को गलत नहीं कहते, किसी पार्टी को हम गलत नहीं कर रहे। आज मजबूरी ऐसी हो गई है कि जो पॉलिटिशियन जाते थे कि हम देश सेवा के लिए जाते हैं, दूसरे के बच्चों को भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, आज मेन
उम्मीद हो गया है कि हमें कुर्सी कैसे बचाना है। बिल्कुल। अगर देश भावना कुछ लोगों में है, लेकिन मैक्सिमम लोग यही है कि हमें कुर्सी कैसे बचानी है। तो हम लोगों से यही बोलते चलते हैं कि आप अपनी पार्टी देख करके, जाति देख करके, नेता देख कर, ये पार्टी या जाति और धर्म देख करके वोट मत दीजिए। आपका कैंडिडेट आया है, खड़ा है, वो कैसा है, वो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएगा या स्कूल बनाने वाला जो पैसा आएगा कमीशन के रूप में लेके जाएगा। बिल्कुल, सेवा भाव देखनी हाँ, तो आप पार्टी या जाति या धर्म भूल जाइए, कौन आदमी अच्छा है उसमें, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, उसको वोट दीजिए। बिल्कुल। और उसको वोट देने के लिए हमारे प्रेरणा सर महोदय ने पांच सूत्री कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें पहला है कि गांव का झगड़ा गांव में ही खत्म हो जानी चाहिए। पुलिस के पास क्यों जाएं, कोर्ट में क्यों जाएं? हमारे गांव के बुजुर्ग उस केस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो हम लोग उसको मिल करके उस केस को वहीं पे ख़त्म कर दें। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो हर एक गाँव में शिक्षा का प्रचार किया जाए। हम लोग दूसरे को तो दोष देते हैं, हम लोग गांव वाले 10 मिल करके अपने गांव के गली को साफ कर दें, जो पहले हुआ करता था, तो गांव भी रिसोर्ट्स बन जाए, स्वर्ग बन जाएगा, और आपस में मिलेंगे तो भाईचारा बनेगा। आज समाज में भाईचारा है। बिल्कुल। अच्छा, और भाव है जरूर भाईचारे। चौथा, जाति धर्म को पॉलिटिक्स से दूर रखिए। अब पांचवा, कोई भी हो, किसी भी इलेक्शन में आप 2 मिनट की ईमानदारी दिखाइए मतदान केंद्र के अंदर, भूल जाइए दुनियादारी, और ये सोचिए कि कौन इसमें अच्छा आदमी है, कौन अच्छा कैंडिडेट है, उसी को वोट दीजिए, वो चाहे किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो। सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। हमारे प्रेरणा सरोत महोदय बोलते हैं, आप 2 मिनट की ईमानदारी दो, मैं आपको उज्जवल भविष्य दूं। तो जनसेवा संघ के अध्यक्ष अलीन चौधरी साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये संस्था पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और कहीं से भी संस्था के लोगों में ये मंशा नहीं है कि लोगों को प्रभावित करके वो अपना राजनीतिक भविष्य चमकाएं, बल्कि इनकी मंशा ये है कि आम लोगों में एक ऐसी विचारधारा पनपे ताकि एक बेहतर भविष्य की तरफ समाज आगे बढ़ सके, युवाओं का बेहतर भविष्य बन सके, लोग अच्छे नेताओं को चुन सके, लोगों में आपसी भाईचारा बने, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो देश के अन्य राज्यों में, अन्य हिस्सों में हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पधारने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार।